अब बारी है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजों की, जिनका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना तो हमें आ गया, बट कई बार डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने से पहले उसमें प्रॉपर्टी लगाने से बहुत फायदा हो जाता है। तो इन तीनों के कोफैक्टर में एक माइनस 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 बाहर आता रहेगा, ओवरऑल बेटा माइनस बाहर आ जाएगा, हेंस ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। इसीलिए हम कोई भी रो के अंदर कोई भी दूसरी रो के मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड रो ऑपरेशंस। अब हम आ रहे हैं जो मेन चीज है इस चैप्टर की बेटा, प्रॉपर्टीज पे। तो अब सब लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे, बिकॉज अब मेन चैप्टर शुरू हो रहा है। अभी तक एक घंटे में शुरू में एक तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए हैं, आपके फंडामेंटल्स क्लियर करवाए हैं। जिन बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था उनको, इनके लिए भी, और जिन्होंने पढ़ा था उनके बेसिक्स क्लियर करने के लिए। बट अब बारी है थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीजों की, जिनका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करना तो हमें आ गया, बट कई बार डिटर्मिनेंट एक्सपैंड करने से पहले उसमें प्रॉपर्टी लगाने से बहुत फायदा हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर्टी इसीलिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, टोटल 8 प्रॉपर्टी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है? इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर जीरो। मान लो कोई एक रो है जिसमें सारे ही एलिमेंट जीरो हैं, ये 2 3 5 8 7 10 कुछ भी लिख दिया, बट फर्स्ट रो में या किसी भी रो में, एक रो में या एक कॉलम में सारे ही एलिमेंट जीरो आ गए, तो भैया डिटर्मिनेंट तो जीरो ही आएगा। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज ऑलवेज जीरो। इजंट इट ऑब्वियस? इजंट इट ऑब्वियस? ऑब्वियस है ना भाई, क्योंकि आप उसी के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देना भाई। 0 इंटू इसका कोफैक्टर प्लस 0 इंटू इसका प्लस 0 इंटू इसका। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे मिलती है? कि एलिमेंट्स को अपने कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके। भाई आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे कोफैक्टर से, जो भी आएगा जीरो ही रहेगा। 0 को मल्टीप्लाई करोगे, 0 को करोगे, सो ओवरऑल वैल्यू 0 आ जाएगी। ओवरऑल वैल्यू बेटा 0 आ जाएगी, राइट? हाँ, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर एक शॉर्टकट भी होता है फॉर्मूला उस तरह से। बेटा वो अभी मैं नहीं बता रहा हूं, वो कोऑर्डिनेट पे बताने वाली चीज है, आपको बता दी जाएगी। मैं अभी डिटर्मिनेंट रिलेटेड फॉर्मूला बता रहा हूं। इसका शॉर्टकट याद रखने का होता है, वो सब चीजें बाद की बातें हैं, कोऑर्डिनेट में पढ़ोगे आप, ठीक है? हम वरना डाइवर्ट हो जाएंगे टॉपिक से, हमें अभी डिटर्मिनेंट्स पर रहना है बेटा, ठीक है? सो डिटर्मिनेंट, कुछ एक व्यक्ति पूछ रहा है सर डिटर्मिनेंट है क्या? डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ वैल्यू को इजी तरीके से लर्न करना, बस। जैसे मान लो ये एक वैल्यू थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट? इसको याद हो गया होगा सबको एक सेकंड में। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल इस फिगर का अगर वैसे हम निकालते बहुत लंबा आता, बट इस फॉर्म में लर्न करना वैल्यू को इजी है। सो डिटर्मिनेंट इज अ इजी वे टू रिमेंबर अ वैल्यू, दैट इज इट। हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई, चलो। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? ऑल द रोज एंड कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज। मतलब ट्रांसपोज लेना एक तरह से, कि अगर मान लीजिए A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये 3 रोज ऐसे थे, अगर आपने पहले रो को पहला कॉलम बना दिया, दूसरे रो को दूसरा कॉलम बना दिया, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दिया, सो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट अनचेंज रहती है। यानी एक तरह से आपने क्या किया? ट्रांसपोज लिया। ये बात डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में भी बताई थी। डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज सेम होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि अगर हम सारी रो को इंटरचेंज करके कॉलम बना दें तब भी वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बेटा चेंज नहीं होती है। याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। देखो अब इन सब प्रॉपर्टीज के प्रूफ हैं, बट काम नहीं है यार, अपने को कहीं काम नहीं आने वाले, इसलिए आप बस इनको याद रख लीजिए। ऐसे करें या ऐसे लिख लें, बात सेम रहती है। चलो थर्ड प्रॉपर्टी पर आएंगे। थर्ड प्रॉपर्टी पर आएंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ध्यान से सुनेंगे। तो पहली 2 प्रॉपर्टी तो बिल्कुल ही बेसिक थी, कि भाई सारे जीरो आ गए तो जीरो होगी, और रो कॉलम्स इंटरचेंज कर दिए तो सेम रहती है वैल्यू। थर्ड प्रॉपर्टी कहती है इफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड। मतलब मान लीजिए ये डिटर्मिनेंट था A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। आपने क्या किया? ये डेल्टा था, आपने 2 रो को इंटरचेंज कर दिया। मतलब R1 और R2 को मान लीजिए आपने इंटरचेंज कर दिया। वो कोई भी 2 रो हो सकते हैं या 2 कॉलम हो सकते हैं। अगर आपने मान लो R1 जो लिखा था यहां पे, इसको पहुंचा दिया R2 की जगह और R2 को पहुंचा दिया R1 की जगह, तो बेसिकली ऐसा कुछ हो जाएगा
जो ए B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 सॉरी A1 A2 A3 और C1 C2 C3, ये जो चीज बन जाएगी, अब क्या होगा, बस डिटर्मिनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब अगर इसकी वैल्यू डेल्टा थी तो ये वैल्यू माइनस डेल्टा हो जाएगी। यही लिखा है, इफ टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन ओनली। मतलब अगर इसकी वैल्यू 5 आ रही थी तो इसकी -5 हो जाएगी, सिर्फ साइन चेंज होगा बेटा, सिर्फ साइन चेंज होगा। समझ गए? ध्यान रखिएगा इसको भी कि अगर हमने डिटर्मिनेंट्स के 2 रो को इंटरचेंज करा या 2 कॉलम को भी कर लेते तब भी हमारा क्या होता, साइन बस चेंज होता। अब ऐसा क्यों होता है समझ लो। वैसे मतलब एक किसी प्रॉपर्टी का लॉजिक बता दूंगा, ऐसा काम कुछ नहीं आना, बट लॉजिक पता हो कोई बुरा भी नहीं है। जैसे अगर मैंने A1 को यहां रखा या यहां रखा तो देखो यहां इसकी पोजीशन 1 1 थी, यहां इसकी पोजीशन क्या हो गई 1 2 हो गई है, यानी इसके कोफैक्टर में माइनस आ गया है, पहले नहीं था, है ना। सेम चीज A2 में हुई, पहले इसमें माइनस था, अब इसमें प्लस हो गया क्योंकि 2 2 हो गया। तो मैं अगर पहले R1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहा था, अब R2 के अलोंग करूंगा, सेम A3 में होगा, पहले 1 3 पॉजिटिव था, अब नेगेटिव हो गया। तो इन तीनों के कोफैक्टर में एक माइनस 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 बाहर आता रहेगा, ओवरऑल बेटा माइनस बाहर आ जाएगा, हेंस ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव हो जाती है। जरूरत नहीं है यार, कहीं काम नहीं आएगा, फिर भी मैंने बता दिया है क्योंकि नीचे आया तो सर इसमें चेंज हो गया। अब कुछ लोग बोलते हैं सर अगर 1 की जगह R3 करते तो नहीं होता क्या? होता। चलो वो भी करके दिखा देता हूं कि सर अगर R1 को R3 से इंटरचेंज करते, मतलब अगर C1 यहां C2 यहां C3 यहां, फर्स्ट और थर्ड रो को इंटरचेंज किया है तो सर क्या अब माइनस नहीं आएगा? अभी भी माइनस आएगा भाई। सर बट यहां तो A1 पॉजिटिव था, अभी भी A1 का पॉजिटिव ही है ना, अभी भी तो सर पॉजिटिव ही है क्योंकि 1 3 हो गया, पहले 1 1 था अब 1 3 हो गया, ये 1 2 था अब 2 3 हो गया, ये 1 3 था अब ये 3 3 हो गया। तो क्या सर अब कैसे माइनस आ रहा है? अब कैसे माइनस आ रहा है, कौन बताएगा? हाँ बताइए, जल्दी बताइए। ऐसा इसलिए हो रहा है बेटा क्योंकि अगर अब आप A1 का वैसे ही कोफैक्टर निकाल रहे हो तो इनमें ही माइनस आ गया ना। देखो पहले ये देखो C2 B3 माइनस B2 C3 हो गया, पहले हो रहा था B2 C3 माइनस C2 B3, तो वहीं पे माइनस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है। तो इन सब में जाने की कोई जरूरत नहीं है। सच बताऊं तो देखो अब ये इस टाइम जो आपका टाइम चल रहा है, इस समय इन सब डेप्थ में जाने की कोई जरूरत नहीं है। 2 साल के बैच में सारी चीजें बता दी जाती हैं, बट फायदा भी तो होना चाहिए ना जिस चीज का। अगर आपको है ही नहीं, इस समय अपना काम है उस तरह की पढ़ाई करनी है जो जेई में ज्यादा हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प करे। तो प्रॉपर्टी बस याद रख लेते हैं, प्रूफ पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपने 2 रो इंटरचेंज करे या 2 कॉलम इंटरचेंज कर दिए, सो माइनस बाहर आएगा ही आएगा, चाहे कोई सा भी रो उठा के कहीं मर्जी पटक दो, कॉलम कोई सा भी कहीं मर्जी रख दो। इंटरचेंज रो को रो से करना है, कॉलम को कॉलम से। ये नहीं कि सर मेरा मन किया R1 को बना के C2 बना दूं, नहीं वो नहीं। रो कॉलम मिक्सिंग नहीं करनी है। 2 रो इंटरचेंज या 2 कॉलम इंटरचेंज तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंजेस साइन, मतलब माइनस बाहर आ जाता है, डेल्टा की जगह माइनस डेल्टा बन गए हैं। हाँ, रो को कॉलम से नहीं कर सकते। देखो दिव्यांश ने सवाल पूछा, नहीं बेटा मैंने बताया आपको नहीं कर सकते, रो एंड कॉलम मिक्सिंग नहीं कर सकते। आप या तो 2 रो को करिए या 2 कॉलम्स को भी कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट कॉलम को और थर्ड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। ये नहीं कर सकते कि सर फर्स्ट रो को सर कॉलम 3 बना देता हूं, सर मजा ही आ जाएगा, फिर तो कुछ मर्जी कर दो भाई उठा के ऐसे नहीं करना है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये प्रॉपर्टी हो गई है थर्ड प्रॉपर्टी। अब आते हैं बेटा चौथी प्रॉपर्टी पे, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इफ एनी 2 पेयर ऑफ रोज, ये बहुत काम की चीज है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनी 2 पेयर ऑफ रोज, और अच्छा नहीं ये से ज्यादा ये है वैसे काम की, मेरे को लगा ये वाली है। इफ एनी 2 पेयर ऑफ रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, पेयर ऑफ रोज, पेयर ऑफ रोज, पेयर ऑफ रोज का मतलब समझ रहे हो भाई? आपने क्या किया, जैसे ये A1 A2 A3 था, B1 B2 B3 था, C1 C2 C3 था, आपने क्या किया, पहले R1 R2 को इंटरचेंज किया, R1 R2 को किया, एक पेयर हो गया, और फिर आपने R2 R3 को भी कर दिया।
तो दो पेयर ऑफ रो इंटरचेंज करें ना आपने, तो पहले R1 को बनाया R2 और जो फिर R2 बन गया उसे R3 बना दिया। ठीक है, तो दोनों एक साथ करता हूं। R1 को R2 से किया तो ऊपर B1 B2 B3 बन गया। फिर A1 A2 A3 यहां आने वाला था बट वो भी इंटरचेंज हो गया। सो A1 A2 A3 सबसे नीचे आ जाएगा और C1 C2 C3 यहां आ जाएगा। तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट सेम रहेगी। ऑब्वियस है यार, दो बार माइनस आ जाएगा ना, माइनस इंटू माइनस तो वापस से प्लस हो जाता है। एक बार माइनस इसकी वजह से आया, एक बार माइनस बेटा इसकी वजह से आया, माइनस माइनस कट के प्लस ही वापस से हो जाएगा, वापस से बेटा सेम हो जाएगा। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। तो अगर एक बार किया तो माइनस आता है, दो बार किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तीन बार किया तो समझ गए यार, तुम समझदार हो, तुम समझदार हो कि अगर अब एक बार और कर दूं सर, दो कॉलम को कर दूं तो फिर माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस माइनस ऑड नंबर ऑफ टाइम्स आएगा तो माइनस आएगा। इवन नंबर ऑफ टाइम्स इंटरचेंज करोगे तो माइनस इंटू माइनस कट ही जाएगा, हर बार कट जाएगा। सही है। सर ऐसा उटपटांग काम क्यों कर रहे हैं हम, करना ही क्यों है, अभी देखेंगे सवालों में, क्वेश्चन में हमें काम आएगा कि इंटरचेंज करेंगे तो फायदा होगा कुछ ना कुछ, तो देखेंगे अभी क्वेश्चंस में। बस अभी प्रॉपर्टी समझो कि क्या कह रही है, एक बार क्विक रिकैप दे रहा हूं। सारे जीरो एक रो में तो जीरो, अगर आपने सारे ट्रांसपोज कर दिए तो सेम रहता है, अगर दो रो इंटरचेंज करी तो माइनस आता है, दो पेयर ऑफ रोज इंटरचेंज करी मतलब दो रो दो बार इंटरचेंज करी, या कॉलम्स एक रो एक कॉलम भी चल जाएगा यहां पे, मान लो यहां पहले रो 1 रो 2 इंटरचेंज करी, फिर कॉलम 1 कॉलम 2 कर दी, इन दोनों में भाई इसके अंदर दोनों रो रहने चाहिए, फिर ये वाले चाहे कॉलम ले लो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो सेम बन जाता है। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है? हाँ, और अगली वाली प्रॉपर्टी अब आ जाते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फोर्थ प्रॉपर्टी तक क्लियर हो गई है, दो बार इंटरचेंज अगर किया, दो बार, अभी सवाल में और क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, दो बार इंटरचेंज किया तो आपका माइनस माइनस कट के प्लस ही हो जाता है। हाँ, अगला प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला मैं कह रहा था आपको, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल। क्या मतलब है गुरुजी? मतलब ये है बेटा जी कि अगर आपने दो रो ले लिए, मान लो ये भी ले लिया 1 3 10, ये भी 1 3 10 ले लिया और ये 5 8 12 ले लिया, तो दो रो एक जैसे दिख रहे हैं ना, तुम्हें एक्सपैंड करने की भी जरूरत नहीं है, आंसर जीरो ही आएगा। जब भी दो रो या दो कॉलम एक जैसे दिख जाएं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो आता है, नो नीड टू इवन एक्सपैंड। तो कोई भी जनरल केस ले लो, मान लो ए बी सी, कोई सा भी रो हो सकता है, रो 1 रो 2 यहां थे सेम, मैं रो 1 रो 3 ले लेता हूं, ठीक है जी, तब भी जीरो ही आएगा। तो चलो इसको प्रूफ कर लेते हैं, दो लाइन का प्रूफ है इसलिए बता रहा हूं आपको। दो रो सेम आएंगे तो जीरो, दो कॉलम सेम आएंगे तो भी जीरो। सर एक कॉलम एक रो तो नहीं बोल सकते भाई, इफ एनी टू रोज लिखा है ना, एनी टू रोज और एनी टू कॉलम, ये थोड़ी लिखा है 1 रो एंड 1 कॉलम ना। अगर ये आइडेंटिकल हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होती है, जीरो होती है सर। ठीक है, तो प्रूफ देखिए जरा, अगर मैं क्या करूं यहां पे R1 और R3 को इंटरचेंज कर दूं, भाई ये R1 था, जो आइडेंटिकल रोज हैं उन्हें इंटरचेंज कर रहा हूं, तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्रॉपर्टी नंबर 3 माइनस बाहर आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ए बी सी डी ई एफ ए बी सी। आपने R1 R3 को इंटरचेंज तो करा बट कुछ हुआ ही नहीं चेंज, आपने तो किया मैथमेटिकली बट एक्चुअली तो सेम थी वो, तो एक्चुअली कोई चेंज नहीं हुआ, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा बन गया, क्योंकि ये भी डेल्टा ही है भाई, चेंज तो हुआ ही नहीं कुछ क्योंकि वो तो आइडेंटिकल थी। तो जो दो रो आइडेंटिकल थी मैंने उन्हें इंटरचेंज करा, तो अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस प्रॉपर्टी माइनस तो आना चाहिए, तो एक्चुअली इक्वेशन बन गई डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा, क्योंकि चेंज करने के बाद माइनस बाहर आता है और चेंज हुआ ही नहीं वो, तो डेल्टा इक्वल टू माइनस डेल्टा हो गया। तो लेफ्ट में ले जाऊं तो 2 डेल्टा बराबर जीरो, यानी डेल्टा बराबर जीरो आ गया, प्रूव हो गया भाई, दो लाइन में प्रूव हो गया है। ठीक है, काम नहीं है प्रूफ का इसका भी, छोटा सा था तो बता दिया है मैंने, बस इतना याद रखिए, अगर दो रो सेम दिख जाए कोई एक्सपैंड करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा जीरो बोल देना बेटा, क्वेश्चन में सीधे सीधे जीरो बोल देना आप। चलिए जैसे एक सवाल यहां दिखाता हूं आपको कैसे ये इस्तेमाल होगा, कैसे ये इस्तेमाल होगा। ये साइन 900 नहीं है, साइन 90 है भाई, साइन 90 था, ये ऊपर चले गया है वो। हाँ,
तो साइन 90 डिग्री है वो 3 साइन 90, वैल्यू डाल देते हैं 3 साइन 90 की। सो फर्स्ट कॉलम में यहां वैल्यू डाल दीजिए बेटा, 3 साइन 90, साइन 90 तो 1 होता है तो 3 हो जाएगा। ln e क्यूब, ln e क्यूब को तुम लिख सकते हो 3 ln e, बेसिक मैथ तुमने पढ़ लिया है, ln e 1 होता है बेटा, तो ये भी 3 आ गया। ln e क्यूब भी तुम्हारा 3 हो गया, है ना। log 1000 भी तुमने पढ़ लिया होगा, log 1000 को लिख सकते हो 10 क्यूब, 3 आगे आ जाता है, 3 log 10 10, log 10 10 1 हुआ, तो ये भी 3 आ गया, यानी पहला कॉलम पूरा क्या बन गया, 3 बन गया सर, पहला कॉलम 3 बन गया, और दूसरा कॉलम ऑलरेडी 3 दिया है। तीसरा कॉलम अब जो मर्जी होता रहे, हमने उल्टा सीधा दिया है जान के। सो सिंस कॉलम 1 इक्वल टू कॉलम 2, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो भी ये है 0 ही आएगी बाय प्रॉपर्टी नंबर 5। 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, तो वैल्यू विल बी 0। उम्मीद है समझ गए हो, डी ऑप्शन आ जाएगा बेटा, डी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा एक लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन में, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, मतलब हल्का सा, ज्यादा नहीं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे प्रॉपर्टीज में भाई लेवल, क्योंकि हमें उन बच्चों को भी लेके चलना है जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है ना। तो आपने अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, खुद से करो फिर सवाल, है ना। आपको लग रहा है कि सर फास्ट करिए, सर फास्ट करिए, तो भाई खुद से कर लो ना सवाल। तो विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट प्रूव करना है दिस प्लस दिस इज 0। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फिर से मैंने देखा सर इतने बड़े बड़े नंबर एक्सपैंड करने में तो आत्मा सूखेगी, एक्सपैंड करना ही नहीं है वैसे भी। तो हम क्या कह रहे हैं, देखो मैं कैसे सवाल पकड़ता हूं यार, मुझे जो है 113 यहां पर चाहिए पहले रो में, अच्छा, बट पहला एलिमेंट 113 चाहिए, बट यहां तो यहां है, अच्छा, तो एक काम करता हूं R1 R3 को इंटरचेंज करता हूं, 113 ऊपर जाएगा, फिर ऐसे चेंज कर दूंगा, समझ गए। तो R1 R3 को जरा इंटरचेंज करता हूं इसमें LHS वाले में, मतलब LHS क्या, पहले वाले में, इसके अंदर मैं R1 R3 को इंटरचेंज कर रहा हूं बेटा। क्यों कर रहा हूं, ताकि 113 ऊपर पहुंचे। एक नंबर पकड़ लिया कोई भी 113, तुम 116 से पकड़ के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 113 को ऊपर लेके गया, सो 104 113 116, R3 को R1 बना दिया, ये R3 थी ना, इसको R1 बना दिया, R1 को R3 बना दिया, R2 को एज इट इज पड़ा रहने दिया। तो सर ये करने पे तो एक माइनस बाहर आना चाहिए, ये करने पे एक माइनस बाहर आना चाहिए, करेक्ट। बट अब मुझे 113 को यहां से यहां पहुंचाना है, तो कॉलम 2 को कॉलम 1 से इंटरचेंज कर देता हूं, 113 बेसिकली यहां पहुंचाना चाह रहा हूं इसकी पोजीशन देखकर। तो नाउ कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को इंटरचेंज कर देता हूं, एक माइनस और आएगा वो कट जाएगा, ठीक है जी। 104 111 103 116 106 114, मैंने ये दगा दी 2 बार, एक बार R1 R3 को, एक बार C1 C2 को, 2 बार माइनस आए कट गए। अब देखते हैं क्या पोजीशन बनी भाई। 113 तो पहुंच गया अपनी जगह, 113 तो बेटा पहुंच गया अपनी जगह पे। अच्छा, अब मुझे दिख रहा है यार यहां 104 और यहां 116 हमारा उल्टा है, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, अगर मैं इंटरचेंज कर दूं बेटा फिर से, तो ये उठ के इधर चले जाएगा, पूरा यही आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास जो आएगा वो आएगा माइनस ऑफ 113 108 115 116 111 114 104 111 103, माइनस के साथ यही चीज बन गई। और अब ये वाला माइनस के साथ है, ये वाला प्लस के साथ है, ये दोनों कट गए, ये दोनों बेटा कैंसिल आउट हो गए। ये तो एज इट इज रखा हुआ था, इसको चेंज करते गए तो माइनस ऑफ दिस आ गया, सो दिस एंड दिस कैंसिल्स, आंसर हमारा 0 प्रूव हो गया है। आंसर बेटा 0 प्रूव हो गया है, राइट। आंसर बेटा, एक सेकेंड, मैंने 106 लिखना था, यहां पे 106 है ना, क्योंकि ये उठा के यहां रखा है 106, अब सही है आई थिंक। 104 111 103, नाउ इट इज करेक्ट। ये वाला पूरा बन गया है, इजी था, सिर्फ पिछली वाली प्रॉपर्टी को यूज करके प्रूव हो गया है। सिर्फ पिछली प्रॉपर्टी को बस इंटरचेंज इधर से उधर ऊपर नीचे करा हमने और हमारा प्रूव हो गया। कोई सा भी एलिमेंट पकड़ के कर लो ना यार, मैंने 111 को क्रिएट किया, आप 114 को क्रिएट कर लेते, यहां पे ले आते,
तो भाई पहले 114 लाना था, है ना। यहाँ पे 104 है, यहाँ 114 है, तो 104 लाने का मतलब पहले से ऊपर, फिर यहां से यहां अपने आप 104 आ जाता। मतलब एक एलिमेंट को पकड़ के आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले पर आएंगे, अगले पर आएंगे। अगला प्यारा सा सवाल, अगला प्यारा सा क्वेश्चन। अच्छा, इसमें आने से पहले जरा एक प्रॉपर्टी ये वाली हम कर लेते हैं पहले, प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 करेंगे भाई, प्रॉपर्टी नंबर 6 करेंगे पहले, फिर आएंगे इस सवाल पे। हाँ, तो प्रॉपर्टी 6 क्या कहती है, ध्यान से सुनिएगा। 5 प्रॉपर्टी हो गई है, प्रॉपर्टी नंबर 6 सुन लो ध्यान से। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, हर एलिमेंट किसी एक रो का, देखो ये मैंने स्टेटमेंट तुम्हारे नोट्स के लिए लिखे हैं, जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं। जिन्हें नोट्स नहीं बनाने वो समझ लो बस। सम ऑफ 2 और मोर टर्म्स, मतलब मान लीजिए एक ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो, एक रो पकड़ लेते हैं, वो सम में एक्सप्रेस्ड है। A1 B1 C1 प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है। A2 B2 C2 ये ऐसे ही है। A3 B3 C3 ये ऐसे ही है बेटा। ठीक है, सो एनी वन रो इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स, है ना। फर्स्ट रो इज एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ 2 एलिमेंट्स। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आप इसको लिख सकते हो, बेसिकली रो 2 एंड रो 3 तो सेम रख लो। A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये सेम रख लीजिए, ये सेम रख लीजिए। A2 B2 C2 A3 B3 C3 ये दोनों डिटर्मिनेंट में सेम। और पहला एलिमेंट जो फर्स्ट रो है, एक की लिख लो A1 B1 C1, एक की अल्फा बीटा गामा। बेसिकली सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स में ब्रेक कर सकते हो। अगर एक रो के अंदर, अगर एक रो के अंदर प्लस है तो आप उनको 2 डिटर्मिनेंट के सम में लिख सकते हो। जैसे ये यहां पे A1 प्लस अल्फा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा था, तो एक रो आपने A1 B1 C1 बना दी, एक अल्फा बीटा गामा बना दी। बाकी रो 2 एंड रो 3 सेम रख लिए, दोनों के बिल्कुल सेम रहेंगे। और ये चीज किसी भी रो या कॉलम में हो सकती थी यार। मैंने फर्स्ट रो दिया है, हो सकता है कॉलम 2 में होता प्लस, तो आप कॉलम 2 को बस प्लस में कर देते, बाकी कॉलम 1 एंड कॉलम 3 सेम रहता बेटा। ठीक है, सेम रहता। समझ गए हो इतनी बात, इतनी बात समझ गए हो आप लोग। फिर से वही बात है, इसका प्रूफ वैसे ही है। कोफैक्टर में इसका लिखोगे कोफैक्टर और इनका लिखोगे, एक्सपेंशन करोगे, सेम आएगा। उसमें जाने की कोई जरूरत आपको नहीं है। सिर्फ और सिर्फ याद रख लीजिए कि भाई इस तरह से प्रॉपर्टी वर्क करती है कि अगर प्लस में है तो 2 को प्लस में कर दिया। अब अगर इसका कन्वर्स देखेंगे ना तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इसका कन्वर्स बेटा ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कन्वर्स मतलब राइट टू लेफ्ट। तो कन्वर्स क्या कहता है कि अगर मैं 2 डिटर्मिनेंट को ऐड कर रहा हूं तो एक डिटर्मिनेंट कैसे बनाया जा सकता है। सो बेसिकली इफ 2 रोज आर सेम, ये देखो ये 2 रो सेम है, तो आप तीसरी रो को ऐड कर सकते हो। दैट इज व्हाट कन्वर्स सेज। सो डिटर्मिनेंट का एडिशन बहुत डिफरेंटली वर्क करता है मैट्रिक्स एडिशन से। मैट्रिक्स एडिशन में याद करो क्या होता था। मैट्रिक्स एडिशन में सर ऐसा होता था कि अगर ABCD को ऐड करना है PQRS में तो बहुत ही सिंपल था। इसमें तो भाई A प्लस P कर लेते थे, B प्लस Q कर लेते थे, C प्लस R कर लेते थे, D प्लस S कर लेते थे। मैट्रिक्स में चल जाएगा, बट डिटर्मिनेंट में एडिशन ऐसे नहीं होता है। डिटर्मिनेंट में अगर आपको एडिशन करना है तो 2 रो आइडेंटिकल होंगी तभी तीसरी को हम ऐड कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैट्रिक्स में तो कुछ नहीं था, आपने सीधे सीधे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ दिए थे। बट डिटर्मिनेंट्स में अगर 2 डायरेक्टली ऐड करना चाह रहे हो, मान लो अगर आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे लिख रहा हूं, एक डिटर्मिनेंट लिखा है 1 2 3, एक 4 5 6, एक 3 7 5। तो अगर एक और लिखा है जिसमें 1 2 3 4 5 6 है और नीचे वाला मान लो 2 3 5 हो गया है, क्योंकि रो 1 सेम है। देखो रो 1 सेम है, रो 2 सेम है, रो 3 को अब आप जोड़ सकते हो। सो नया डिटर्मिनेंट बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 3 प्लस 2 5, 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 5 10। ऐसा कुछ हो जाता है। मैट्रिक्स एडिशन से बहुत डिफरेंट होता है डिटर्मिनेंट एडिशन, क्योंकि डिटर्मिनेंट में ब्रेक करना तभी पॉसिबल है जब 2 रो सेम है तो तीसरी को ब्रेक कर देते हैं। तो इसका रिवर्स भी ट्रू है ना, कि अगर मेरी 2 रो सेम है तो तीसरी रो को मैं ऐड कर सकता हूं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ठीक है। अब सवाल यह है सर अगर नहीं हुई दो रो सेम, तो जैसे आपने तो बड़ी कन्वीनियंटली यहां दो रो सेम बना दी, व्हाट इफ सवाल में सेम नहीं हुई, तो भाई डायरेक्ट ऐड मत करना ना, तो चुपचाप पहले वैल्यू निकाल लेना, इसकी वैल्यू निकालना, इसकी वैल्यू निकालना, फिर ऐड कर लेना। हम तो ये बात कर रहे हैं डायरेक्ट डिटर्मिनेंट एडिशन कब लगा सकते हैं, अगर दो रो आइडेंटिकल हैं तो तीसरी रो को जोड़ सकते हैं, तीसरी रो को जोड़ सकते हैं। क्या ये बात समझ गए हो, क्या ये बात समझ गए हो सर? दो रो के लिए, हाँ दो रो के लिए देख लो, मान लीजिए अगर आपके पास ए बी सी डी है, सॉरी डिटर्मिनेंट है, और आपको जोड़ना है ए बी पी क्यू। अब एक रो सेम हो गई ना, तो दूसरी रो को आप बिंदास जोड़ लो, ए बी तो सेम लिख लो और इसको लिख लो सी प्लस पी डी प्लस क्यू लिख सकते हो, क्योंकि एक रो दोनों की सेम थी, तो दूसरी रो को जोड़ सकते हो बेटा। ठीक है, 3/3 होता तो दो रो सेम होनी जरूरी है, 3/3 होता तो दो रो सेम, तीसरी को जोड़ ली। अब सवाल फिर से वही कि सर अगर नहीं हुई सेम, तो मान लो ए बी सी डी हो गया प्लस पी क्यू आर एस हो गया, अब कैसे करोगे सर? तो नहीं करूंगा भाई, सिंपल सी बात है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है, डिटर्मिनेंट एडिशन करना कोई जबरदस्ती नहीं है, वो तो अगर हो रही है तो हो जाए, नहीं तो हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, एडी माइनस बीसी, एडी माइनस बीसी, पहले वाले की वैल्यू निकाली पहले, फिर उसमें जोड़ दी पी एस माइनस क्यू आर, तो वैल्यू पहले निकाल के फिर ऐड कर लेंगे। समझ गए सर? 4/4 में अब समझ जाना यार गुरु, तीन रो सेम होगी तो ही चौथी रो ऐड हो पाएगी, सिंपल सी बात है। दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क इन डिटर्मिनेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलती करते हैं कि डिटर्मिनेंट एडिशन और मैट्रिक्स एडिशन सेम सर, सेम नहीं, मैट्रिक्स एडिशन तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जुड़ जाते हैं, बट डिटर्मिनेंट एडिशन तभी पॉसिबल होती है अगर दो रो आइडेंटिकल हैं 3/3 में, तो तीसरी वाली को जोड़ दो, नहीं है तो चुपचाप वैल्यू निकालो फिर ऐड करो। कॉलम सर, हाँ कॉलम में भी चल जाएगा, बिल्कुल सेम चल जाएगा। कॉलम में मान लो आपके पास ए बी यहां पर थे और सी डी ऐसे थे, और ए बी यहां पर थे, पी क्यू ऐसे थे, तो आपने देखा कॉलम वन सेम नजर आ रहा है सर, तो सी प्लस पी कर दिया, डी प्लस क्यू कर दिया। ऐसे हम कर सकते हैं, ऐसे हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर सब सेम हुए तो भाई 2 टाइम्स लिख दी हो ना। अगर यार सवाल देखो क्या गजब सवाल है, ए बी सी डी, सर ये भी ए बी सी डी हो गया, सर ये भी ए बी सी डी हो, अब बताओ सर, अरे भाई ये भी अगर डी है तो ये भी डी, तो 2 टाइम्स डी हो गया ना। समझ गया गुरु, समझ गया दोस्त? हाँ, तो बस याद इतना रखना है कि भाई डिटर्मिनेंट एडिशन और मैट्रिक्स एडिशन थोड़ी सी डिफरेंट वर्क करती हैं, थोड़ी सी डिफरेंट वर्क करती हैं भाई। आ जाएगा अभी सवाल में कहीं लगेगा, फिर देखना गलती ना करना। चलो आगे बढ़ते हैं सर। सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल सेम सेम, जो एडिशन होता है वही सब्ट्रैक्शन होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई दिक्कत, कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ माइनस चीज ही तो ऐड करी गई है। तो नेगेटिव में भी बिल्कुल सेम चलेगा, अगर प्लस है तो प्लस में, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन में हम कर देंगे उसको, सब्ट्रैक्शन में भी कर देंगे। चलिए एक प्रॉपर्टी और बता देता हूं, फिर मैं उस पे दोनों पे अब साथ में सवाल लूंगा। मल्टीप्लीकेशन में सर अभी आएगा, मल्टीप्लीकेशन आएगा ना, एक टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, वहां देखेंगे। अभी के लिए बस ये बताया मैंने, एडिशन डिफरेंट तरीके से वर्क करता है। अगला प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन विद स्केलर। याद करो, अगर एक डिटर्मिनेंट को स्केलर से मल्टीप्लाई करना था, अगर ए बी सी डी था, मैट्रिक्स को करना था सॉरी, तो 2 टाइम से क्या होता था सर, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मैट्रिक्स में होता था। बट अब अगर डिटर्मिनेंट में करना होता है तो जो स्केलर नंबर है, तो देख सुन लो, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रो, हाँ इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो, सिर्फ एक रो के एलिमेंट्स को अगर हम के से मल्टीप्लाई करें तो बेसिकली डिटर्मिनेंट के से मल्टीप्लाई हो जाता है। सो एग्जांपल के तौर पे अगर डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी और मुझे 2a लिखना है, 2 डेल्टा निकलना है, तो आप सब में 2 नहीं मल्टीप्लाई करोगे, मैट्रिक्स में तो सब में करते थे, यहां आप बस किसी एक रो में 2 मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मैंने फर्स्ट रो में किया है, आप सेकंड रो में कर सकते थे, फर्स्ट कॉलम में कर लो, सेकंड कॉलम, किसी भी एक रो या एक कॉलम में आपको वो स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करना है, ऑफ एनी रो लिखा है ना।
तो कोई भी नंबर के अगर मल्टीप्लाई करना है किसी भी एक रो में चले जाएगा, किसी भी रो में चले जाएगा। तो अगर मैं के टाइम्स डेल्टा बोलूं तो आप के को सपोज के ए के सी लिख दो, बी डी लिख दो। फर्स्ट कॉलम में मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, हाँ ठीक है। सो प्रॉपर्टी नंबर 7 ये कहती है कोई भी स्केलर नंबर, तो एग्जाम्पल के तौर पे 3/3 ले लेता हूं, A1 B1 C1, ठीक है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूं भाई 3 टाइम्स डेल्टा, तो 3 को किसी भी एक जगह मल्टीप्लाई कर दो, सब में नहीं करना होता है, सिर्फ एक रो और एक कॉलम में किसी भी एक में कर दो। मैंने यहां करा, तो मैं इस बार सपोज कॉलम 2 में कर देता हूं 3B1 3B2 3B3, तो ये 3 डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी। मैट्रिक्स में क्या होता था, हर एक एलिमेंट में जाता था सर, हर एक एलिमेंट में जाता था। उम्मीद है बेटा आप समझ गए हैं ये बात, उम्मीद है आप ये बात समझ गए हैं। सर ऐसा क्यों होता है, फिर वही बात, क्यों में हम अभी नहीं जा रहे हैं बेटा, वरना क्योंकि हर एक चीज में आंसर वहीं से है। को फैक्टर्स और माइनर से एक्सपैंड जब हम करेंगे तो उसमें मल्टीप्लाई में दिक्कत हो जाएगी अगर हर एलिमेंट में कर दिया तो अब इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब अगर मान लो कॉमन निकालना है, देखो मैट्रिक्स में कॉमन कैसे निकलता था, अगर मान लो ये 2 4 6 8 है, तो सब में से 2 कॉमन आ रहा होता था तो हम 2 बाहर कर लेते थे, ये मैट्रिक्स में होता था राइट। बट अगर डिटर्मिनेंट है और आपको कॉमन लेना है तो किसी भी एक रो में से कॉमन आ जाए या कॉलम में से तो ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ABCD है और आपके पास यहां 2 2 लिखा है, तो ये 2 को आप सीधे एक 2 लेके बाहर कर सकते हैं। तो इफ एनी एलिमेंट कम्स आउट कॉमन फ्रॉम एनी रो और एनी कॉलम, आप उसको डिटर्मिनेंट के बाहर लेकर आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पे लिखा है 3 6 9 5 4 2 8 1 8 10 12, तो क्योंकि यहां से 3 कॉमन आ रहा है आप 3 बाहर लिख सकते हो। इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसको ऐसे ही लिख दो भाई। इसमें से फिर तुम्हारा क्या कॉमन आ रहा है सर, 2 आ रहा है, तो एक 2 को और बाहर लिख दो। इस प्रकार से डिटर्मिनेंट बन जाएगा। सो इफ अगर किसी भी रो या किसी भी कॉलम में से कुछ कॉमन आ रहा है तो आप उसको उठा के बेटा बाहर लेकर आ जाएंगे डिटर्मिनेंट के अंदर। मैट्रिक्स में तो हर एलिमेंट में से होना चाहिए भाई। डिटर्मिनेंट कह रहा भैया हमारी इतनी टेंशनबाजी नहीं है, हमें हर एलिमेंट में नहीं चाहिए, हमें एक रो में से भी दिख रहा है कॉमन तो बाहर कर देंगे, कॉमन को बाहर निकाल लेंगे। सही है बेटा, क्या ये बात क्लियर हो गई है, क्या ये बात क्लियर हो गई है कि अगर आपका कॉमन लेना है तो किस प्रकार से लेना है। तो यही बात मैंने यहां लिखी हुई है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम is multiplied with non-zero scalar k, then the value of determinant gets multiplied with k। यही बात मैंने वहां पे लिखी हुई थी आपके लिए। तो चलिए जैसे एक सवाल में देखते हैं, अभी सब क्लियर हो जाएगा आपको। जैसे यहां पे देखेंगे इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, 5 की पावर 200, 5 की पावर 300, 5 की पावर 400। तो अगर आप थोड़ा सा देखें, इनमें से 5 की पावर 200 कॉमन आ रही है, बाहर निकाल लो सर, ये 1 बन जाएगा, ये 5 की पावर 100, ये 5 की पावर 200 राइट। और सेकेंड रो में से भी 5 की पावर 300 कॉमन आ रही है तो बाहर निकाल सकते हैं, 5 की पावर 300 भी बाहर आ गई, ये 1 बन गया, ये 5 की पावर 100 बन गया, और ये 5 की पावर 200 बन गया फिर से। और तीसरे में से भी 5 की पावर 400 बाहर आ रही है तो ले लिया, ये 1 बन गया, ये 5 की पावर 100, ये 5 की पावर 300। क्या मैंने सही लिखा है, चेक कर लीजिए भाई। पहली रो में से 5 की पावर 200, फिर 5 की पावर 300, फिर 5 की पावर 400, 1 100 4 3 7 300 बच गया। और अब बहुत ही इजी हो गया सर, क्योंकि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो, फर्स्ट रो को देखिए और सेकेंड रो को देखिए, आइडेंटिकल बन गई हैं सर, तो डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने की भी जरूरत नहीं है। इफ 2 रोज आर आइडेंटिकल तो ये तो वैसे ही 0 आएगा, 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा भाई बी ऑप्शन। सही है, इजी था कि नहीं था। कौन सी वाली प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, एक तो ये कॉमन लेने वाली लगाई, उससे पहले
प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाई कि अगर दो रो आइडेंटिकल होती हैं तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट 0 हो जाती है। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बेटा 0 हो जाती है। ठीक है, समझ गए हो? इजी है ना? इजी है भाई, ये अगर याद रखोगे तो इजी है। अगेन देखो, प्रूफ में जाने की कोई जरूरत नहीं है यार, टाइम वेस्टेज है, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है। चलिए अगला सवाल, एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री देख के डरना नहीं है, इतनी हल्की फुल्की ट्रिगो सबको आती है। अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं, इनको एक्सपैंड कर दो, देखो ध्यान से सुनिएगा क्या कह रहा हूं। फर्स्ट कॉलम सेम रखा, अभी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें क्लियर हो जाएंगी इस एग्जांपल से। कॉस बीटा, कॉस गामा, और इसमें लगा दिया साइन ए प्लस बी, तो साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस कॉस अल्फा साइन डेल्टा, इसको लिख लिया साइन बीटा कॉस डेल्टा प्लस कॉस बीटा साइन डेल्टा, और इसको लिख लिया साइन गामा कॉस डेल्टा प्लस कॉस गामा साइन डेल्टा। ठीक है जी, एलएचएस वाला जो है उस डिटर्मिनेंट को बेटा मैंने इस प्रकार से लिख लिया है। क्या ये सही है? कुछ भी नहीं किया यार, ट्रिगो का फॉर्मूला ही तो लगाया है। अब देखो जरा, अब देखो, क्योंकि थर्ड कॉलम प्लस में है, प्लस में एक कॉलम है, बाकी दो कॉलम बेचारे सीधे साधे हैं, ये एक प्लस में है, तो प्रॉपर्टी 6 कहती है, प्रॉपर्टी 6 कहती है, कहां गई प्रॉपर्टी 6 कहती है कि अगर किसी एक रो में प्लस आ रहा है या एक कॉलम में प्लस आ रहा है तो प्लस करके लिख दो, दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख डालो। तो अगर इसमें प्लस आ रहा है तो एक कॉलम में इतने को मान लूंगा, एक कॉलम इतने को मान लूंगा और प्लस करके लिख देता हूं। तो पहले दो कॉलम सेम रख देता हूं, ठीक है। पहला इस कॉलम 3 ये बना देता हूं, साइन अल्फा कॉस डेल्टा, साइन बीटा कॉस डेल्टा, साइन गामा कॉस डेल्टा, और अगले में भी पहले दो कॉलम तो सेम, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और अगला कॉलम इसका ये कॉस अल्फा साइन डेल्टा, कॉस बीटा साइन डेल्टा, कॉस गामा साइन डेल्टा। ठीक है, हाँ, और फिर अब कॉमन भी आ रहा है बेटा, वेरी नाइस, किसी ने देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया कि सर कॉस डेल्टा तो कॉमन आ रहा है इन सब में से, तो एक कॉस डेल्टा बाहर कर लो और इसको उड़ा दो यहां से। समझ गए भाई क्या किया? क्योंकि कॉलम 3 में से कॉस डेल्टा कॉमन आ रहा था, मैंने कॉस डेल्टा को बाहर कर लिया है। सिमिलरली यहां से कॉस अल्फा सॉरी साइन डेल्टा कॉमन आ रहा है, साइन डेल्टा कॉमन आ रहा है, तो उसको भी बाहर कर लेते हैं। साइन डेल्टा को बाहर कर लिया, ये वाला समझ रहे हो ना भाई सब लोग? साइन डेल्टा को बाहर कर लिया, तो अब हमारे पास कहानी जो है खत्म हो चुकी है, खत्म हो गई है कहानी। कैसे? क्योंकि अब सर अगर हम देखें कॉलम 1 एंड कॉलम 3, ये देखिए आइडेंटिकल है सर, ये दोनों तो बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। इसमें कॉलम 2 एंड कॉलम 3 आइडेंटिकल हैं, तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ये भी 0 और ये भी 0 हो गई है। तो 0 इंटू 0 टाइप की सिचुएशन, 0 प्लस 0 0 बन गया है, आंसर प्रूव हो गया है, प्रूव हो गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, एक तरीका है ये प्रूव करने का, और भी आगे प्रॉपर्टी जैसे जैसे बढ़ेंगे हो सकती है। विदाउट एक्सपेंडिंग हमने कर दिया है प्रूव कि ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू बेटा 0 आएगी। कितनी सारी प्रॉपर्टी लग गई देखो, पहले लगी कि प्लस वाली की, दो डिटर्मिनेंट के प्लस में ब्रेक किया, इन दोनों को सेम रखते हुए, थर्ड कॉलम में प्लस था तो थर्ड कॉलम को ब्रेक कर दिया। फिर हमने थर्ड कॉलम में से कॉमन निकाल लिया, क्योंकि कॉमन कॉस डेल्टा आ रहा था, साइन डेल्टा आ रहा था। फिर हमने देखा R1 कॉलम 1 कॉलम 3 आइडेंटिकल हो गए तो 0 हो गया, प्रॉपर्टी 5 लग गई। ठीक है, समझ गए हो? समझ गए हो? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे बढ़ते हैं भाई। अगला एक और बड़ा प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा सा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसमें इस्तेमाल होगा, बट उतना कोई हाईफाई वाला भी नहीं, 10th क्लास का एपी लगेगा। एक्स वाई जेड आर रिस्पेक्टिवली पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ एपी, तो एनएथ टर्म ऑफ एपी क्या होती है? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, बस इतना इस्तेमाल होगा भाई एपी, और कुछ एपी नहीं लगना, ये सबको आता है। एनएथ टर्म ऑफ एपी, nth टर्म ऑफ एपी ये हो जाएगा
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब जरा इसको भी जीरो प्रूव करना है। देखो तुम कहोगे सर प्रूविंग के दे रहे हो, बेटा कॉन्सेप्ट तो यहीं से बिल्डअप होंगे ना, अभी ऑब्जेक्टिव भी आएंगे, पीवाईक्यूज भी आएंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट बिल्डअप करो। तो कह रहे हैं x जो है वो है pth टर्म, सो x हो जाएगी a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, y हो जाएगी a प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, क्यूएथ टर्म है वो, और z हो जाएगी a प्लस आर माइनस वन इंटू डी। ये एक्स वाई जेड की वैल्यूज हो गई हैं और इनको उठा के हम यहां पे डाल देते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर। जरा ध्यान से देखिएगा, x की जगह लिखा a प्लस पी माइनस वन इंटू डी, ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी, ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी, और ये पी क्यू आर 1 1 1। करेक्ट, सही है, यहां तक सब सही है। ठीक है सर, अब फर्स्ट रो में प्लस लगा हुआ है तो हम प्लस में ब्रेक कर देते हैं, ए पी माइनस वन इंटू डी, क्यू माइनस वन इंटू डी, आर माइनस वन इंटू डी। हमने दो डिटर्मिनेंट के सम में ब्रेक कर दिया, फर्स्ट रो को ब्रेक कर दिया। सेकंड और थर्ड रो बिल्कुल सेम रही है ना, प्रॉपर्टी नंबर 6 लगा दी, सम वाली प्रॉपर्टी लगा दी। अब जरा ध्यान से देखो सर, इसमें से ए कॉमन आ रहा है, जैसे ही ए कॉमन लूंगा दो रोज आइडेंटिकल बन गई। देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो? फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल, हेंस दिस इज 0। करेक्ट, इतना सही है। इसमें से बेटा डी कॉमन आ रहा है, p माइनस वन, क्यू माइनस वन, आर माइनस वन, पी क्यू आर 1 1 1। और अब इसको डिफरेंस में ब्रेक कर देता हूं, क्योंकि माइनस में आ रही है रो तो माइनस में भी कर सकते हैं, जैसे प्लस में कर रहे थे आप माइनस में भी ब्रेक कर सकते हो। आप बेटा माइनस में भी ब्रेक कर सकते हो, जैसे यहां p माइनस वन, क्यू माइनस वन, आर माइनस वन था तो मैंने p क्यू आर लिख दिया, 1 1 1 लिख दिया, बीच में माइनस लगा दिया, बीच में माइनस लगा दिया बेटा। और अब आप फिर से देख पा रहे होगे, ये 0 फर्स्ट रो एंड सेकंड रो आइडेंटिकल, ये 0 फर्स्ट रो एंड थर्ड रो आइडेंटिकल, तो ये भी 0, ये भी 0, ये 0 हो ही गया था। तो बेसिकली ओवरऑल डिटर्मिनेंट 0 आ गया है, 0 आ गया है। सर R1 को R1 प्लस R3 कर देते, बेटा वो प्रॉपर्टी अभी मैंने बताई नहीं है अभी, इसलिए मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूं। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ वही प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर रहा हूं जो मैंने बताई है, 7 बताई हैं, 7 का ही इस्तेमाल कर रहा हूं। 8वीं आएगी वो जो आप कह रहे हैं, वो आगे की है। अभी बेसिक फंडा सीखने के लिए हमने यही इस्तेमाल किया है, ठीक है। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं R1 प्लस R3 से इजी हो जाता, बिल्कुल हो जाता बेटा, यहां आगे जाके R1 प्लस R3 से खट से एक लाइन में ही इसके बाद आ जाता, पर ठीक है अभी प्रॉपर्टी जो पढ़ी है उसी को लगा लिया। चलो एक सवाल और बढ़िया सा आप लोगों के लिए, पोल में बनता है भाई, पोल टाइम, ठीक है। अब सीख गए कॉन्सेप्ट, जरा देखेंगे, अच्छा सा क्वेश्चन है ये भी। डेल्टा 1 ये दिया है, डेल्टा 2 ये दिया है, डेल्टा 3 ये दिया है। अच्छा, ये निकालने की इक्वेशन सी दी है, के की वैल्यू बतानी है। चलो भाई ट्राई करेंगे भाई। टाइमलेस पोल, इंटीजर टाइप। डेल्टा 1 तो बेचारा पहले से बड़ा सिंपल है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसे नहीं छेड़ते। डेल्टा 2 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। डेल्टा 2 जो है कुछ कॉमन आ रहा है सर, जी हाँ बिल्कुल, यहां से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर लिख लेते हैं, 3A1 A2 A3, 3B1 B2 B3, 12C1 4C2। अच्छा, इसमें से भी 4 आ रहा है कॉमन, वो भी निकाल लेते भाई, वो भी निकाल लेते। तो कॉलम रो 1 में से 2 निकाला, रो 3 में से 4 निकाला, तो 2 इंटू 4 बाहर आ गया है, सो डेल्टा 2 बन गया 8 टाइम्स। अच्छा, अब इसमें से कॉलम 1 में से 3 कॉमन आ रहा है, इंटू 3 कर लेता हूं। खेल समझ गए? अंदर अब सब में कोफिशिएंट बेटा 1 बन गए हैं, यानी ये तो डेल्टा 1 बन गया। 83 नहीं है वो, 8 इंटू 3 है, ठीक है। 8 है था, 4 दूनी 8 और 1 3, तो डेल्टा 2 बन गया है 24 टाइम्स डेल्टा 1। डेल्टा 2 हो गया 24 टाइम्स डेल्टा 1, क्योंकि ये डेल्टा 1 था, ये डेल्टा 1 था भाई,
राइट। चलो भाई जल्दी जल्दी, हाँ वेरी नाइस। अब डेल्टा 3 को भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करो, डेल्टा 3 को भी ऐसे ही सिंप्लीफाई करेंगे। सर सबसे पहले तो ये 3 और 3 कॉमन निकाल लीजिए, यहां से 3 कॉमन, यहां से 3 कॉमन, है ना? बिल्कुल सर। और प्लस में भी तोड़ सकते थे, एक ही बात है, जैसे करना है कर लो। सो डेल्टा 3 जो हो जाएगा, चलो पहले प्लस में तोड़ लेता हूं, 3a1 3a2 3a3 3b1 3b2 3b3 3c1 3c2 3c3 प्लस यहां पे आएगा b1 b2 b3 3b1, 3 कॉमन लेंगे तो ये भी b1 b2 b3 बन जाएगा। ये दोनों तो सेम, ये दोनों तो सेम, ये तो 0 ही बन जाएगा। दो रो बेटा सेम बन गई हैं उसमें। यहां से 3 कॉमन 3 कॉमन 3 कॉमन, सो डेल्टा 3 हो गया 27 बाहर, और अंदर जो बचेगा वो तो डेल्टा 1 ही बच रहा है। करेक्ट। अब तो हो गया, अब तो हो गया भाई। डेल्टा 3 इज 27 डेल्टा 1, डेल्टा 3 माइनस डेल्टा 2 निकालना है। इन दोनों को सबट्रैक्ट कर दो भाई, तो 27 माइनस 24 होता है 3 डेल्टा 1। तो डेल्टा 3 माइनस डेल्टा 2 आ गया 3 डेल्टा 1। सो के की वैल्यू 3 हो गई है दोस्त। के की वैल्यू 3 होनी चाहिए, के की वैल्यू 3 होनी चाहिए। देखते हैं कितने लोगों ने निकाला है सही, लेट्स सी। देखते हैं भाई, 61% लोगों ने निकाल दिया है। वेरी गुड वेरी गुड, समझ गए हो। अब एक ये सवाल आपको बिल्कुल ऐसा ही है, होमवर्क में करना है। आईजे के टर्म्स में पहले एक डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स क्रिएट करना, और फिर डिटर्मिनेंट वैल्यू एक की दी है दूसरे की निकालनी है। होमवर्क में बहुत प्यार से इसका आंसर तुम निकाल लोगे। अब वही कॉमन ले लेके करना है, जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे ये करवाया है बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ही सेम क्वेश्चन है। ट्राई कर लोगे? जल्दी बता दो, ट्राई कर लेंगे आप लोग? मजा आ रहा है सर? वेरी गुड बेटा वेरी गुड, मजा आना चाहिए, बस इसी तरह से बस पढ़ते जाओ। बी आई जे मतलब B11 B12 B13 सारे बनाते जाना। B11 B12 B13, फिर B21 3/3 बनाना है ना, B22 B23, सबकी वैल्यू आई जे की वैल्यू यहां डालते जाना, और फिर कॉमन वॉमन निकाल के कुछ ना कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, कुछ ना कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा। हो जाएगा यार, कर लोगे। डिटर्मिनेंट बी का दिया है, डिटर्मिनेंट ए का निकालना है। चलिए अब आ जाते हैं मेन प्रॉपर्टी। भाई सबसे ज्यादा मेन जो प्रॉपर्टी है इस चैप्टर में, उस पर आ जाते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की, प्रॉपर्टी नंबर 8, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा काम की प्रॉपर्टी। ध्यान से सुनेंगे भाई सब लोग। क्या है प्रॉपर्टी नंबर 8? रो कॉलम ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं रो कॉलम ऑपरेशन। सर क्या होता है रो कॉलम ऑपरेशन? हाँ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, तो एट्थ प्रॉपर्टी क्या है? रो कॉलम ऑपरेशन। इफ एनी रो और एनी कॉलम of a determinant is added or subtracted with equi multiples of another row, then the value of determinant remains unchanged। क्या मतलब है सर इतनी भारी भरकम अंग्रेजी का? सुन लो, बहुत इजीली समझ आ जाएगी। तो क्या है, क्या रहे हैं, मान लो एक डिटर्मिनेंट है डेल्टा, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। ठीक है, हमने क्या किया, किसी एक रो में इक्वी मल्टीपल्स ऑफ अनदर रो ऐड या सब्ट्रैक्ट करे। क्या करा? एनी रो, कॉलम में भी है, मैं रो बोल रहा हूं बस, एनी रो इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद इक्वी मल्टीपल्स ऑफ अनदर रो, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज। मतलब अगर मैं रो 1 के अंदर, ध्यान से सुनना, रो 1 प्लस 2 टाइम्स रो 2 कर दूं, डबल ऑफ रो 2 ऐड कर दूं रो 1 में, ट्रिपल कर दूं, 4 टाइम 5 टाइम √2 टाइम कुछ भी, तो मैंने 2 टाइम्स अगर रो 2 ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा? a1 प्लस 2b1, है ना। रो 1 को क्या करना है? रो 1 के एलिमेंट को, ये जो रो 1 के एलिमेंट है इसमें क्या करना है? 2 टाइम्स ये ऐड करना है, इसमें 2 टाइम्स ये ऐड करना है।
इसमें 2 टाइम्स ये ऐड करना है। रो 2 रो 3 को चेंज नहीं करना, हमने बस रो 1 में किया है अभी फॉर एग्जाम्पल। तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट है ये सेम रहेगी, जो डेल्टा डैश होगा वो सेम रहेगा, वापस ओरिजिनल डेल्टा के ही बराबर रहेगा। सुन के बड़ा अजीब लगता है, सर इतना बड़ा कुछ हमने चेंज कर दिया, रो 1 को रो 1 प्लस रो 2 कर दिया, फिर भी डिटर्मिनेंट चेंज नहीं हो रहा। नहीं होगा। 2 क्या तुम 3 कर दो, 5 कर दो, -2 कर दो, 10 कर दो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। रो 1 के अंदर अगर हम रो 1 प्लस के रो 2 कर दें, माइनस भी कर सकते हैं, के की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, तब भी डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होगा बेटा। क्यों नहीं होगा सर, देखते हैं। सो रो 1 गोज टू रो 1 प्लस के रो 2, या माइनस भी हो सकता था, या रो 1 तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, हो सकता है रो 2 में आप कर लेते रो 2 प्लस के रो 3 या के रो 1, कुछ भी कर सकते थे। ठीक है, तो ये सब करने से वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज नहीं होती है। जो पहली बार सुन रहे होंगे वो सोचेंगे सर इतना बड़ा चेंज करके भी चेंज नहीं हुआ, ये क्या हो गया। प्रूफ कर लेते हैं, देखो छोटा सा प्रूफ है। लेट से डेल्टा डैश आएगा, अगर मैं ये लगाऊं, रो 1 को क्या कर रहा हूं, रो 1 प्लस के रो 2 कर रहा हूं, मतलब दिस प्लस के टाइम्स b1, तो a1 प्लस के टाइम्स b1, a2 क्या हो जाएगा, a2 प्लस के टाइम्स b2, a3 प्लस के टाइम्स b3 हो जाएगा, और बाकी जो है वो बिल्कुल सेम रख लीजिए। तो हमें बस ये प्रूव करना है डेल्टा डैश और डेल्टा सेम आ जाएंगे। तो अब फिर से अपनी वही प्रॉपर्टी लगा दो, प्लस में है तो दो डिटर्मिनेंट के सम में लिख लेता हूं। डेल्टा डैश को लिख लूंगा a1 a2 a3 प्लस के b1 के b2 के b3, है ना, और बाकी रो 2 रो 3 सेम। तो अगर अब आप इसको देखें, ये तो डेल्टा 1 बन गया सर, ये तो डेल्टा ही बन गया हमारा वापस से, और उसमें से अगर मैं के कॉमन निकाल लूं और फिर देखूं b1 b2 b3 b1 b2 b3, तो रो 1 रो 2 आइडेंटिकल, ये डिटर्मिनेंट तो जीरो ही बनने वाला है, राइट। ये जो आगे लिखा है वो जीरो है। सो यानी डेल्टा डैश बराबर डेल्टा आ गया, डेल्टा डैश बराबर डेल्टा प्लस जीरो हो गया ना। सो यानी डेल्टा डैश डेल्टा के ही बराबर आ गया, के कुछ मर्जी होता रहे, ये तो कॉमन आके अंदर तो जीरो बन गई है। इसीलिए हम कोई भी रो के अंदर कोई भी दूसरी रो के मल्टीपल्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होती है। दिस इज कॉल्ड रो ऑपरेशंस। सिमिलरली कॉलम के लिए भी कर सकते थे भाई, मैंने रो ऑपरेशन लगाया है, आप कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, कॉलम ऑपरेशन क्या हो सकता था, जैसे मान लीजिए फिर से मैं अगर एक डिटर्मिनेंट दे दूं a1 a2 a3, सॉरी a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, और आप सपोज कॉलम 1 को कर देते हैं कॉलम 1 प्लस 3 टाइम्स कॉलम 3। ठीक है जी, कॉलम 1 में ये कॉलम 1 है, इसमें 3 टाइम्स ये करके ऐड करने हैं, तो a1 प्लस 3 c1, a2 प्लस 3 c2, a3 प्लस 3 c3, बाकी दोनों कॉलम्स को चेंज करा ही नहीं। तो ये जो करने के बाद डिटर्मिनेंट मिलेगा वो सेम मिलेगा, दैट इज व्हाट इट सेज। सर अब ऐसा करना क्यों है, अभी देखते हैं क्यों करना है, वी विल सी, बट हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं इस तरह के ऑपरेशन। अच्छा, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है भाई, 1 भी हो सकती है, तो R1 को R1 प्लस R2 भी कर सकते हो। R1 को कोई कह रहा था ना, अभी R1 को R1 प्लस R2 कर दो, इसीलिए कह रहा था कि भाई सर के की जगह वो 1 रखने को कह रहा था। R1 को R1 माइनस R2, मतलब दो रो को माइनस कर दूं, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज ही नहीं होगी। कितनी अद्भुत बात है, सोच के देखो कि अगर एक ये डिटर्मिनेंट लिखा है 1 3 5 7 2 1 3 8 1 0, अगर ये डिटर्मिनेंट लिखा है, मैं R1 की जगह R1 माइनस R2 कर सकता हूं, चेंज ही नहीं होगा। के क्यों -1 ले लिया है ना, R1 की जगह R1 माइनस R2 कर सकता हूं, तो 3 - 2 1, 5 - 1 4, 7 - 3 4, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएंगी। दैट इज व्हाट दिस प्रॉपर्टी मींस। ठीक है सर, के की वैल्यू 0 रखे तो, अरे मेरे दोस्त के की वैल्यू 0 रखेगा, अगर के को 0 रखेगा तो R1 को चेंज ही नहीं होगा ना, R1 गोज टू R1 ही रह जाएगा बेचारा, तो चेंज ही नहीं हुआ।
फायदा क्या प्रॉपर्टी लगाने का जिसमें कुछ चेंज ही नहीं हो रहा। R1 गोज टू R1 थोड़ी करूंगा मैं, सेम रो को सेम रो थोड़ी बनाऊंगा। तो अब यहां पे एक सवाल आता है, सर क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। तो वैलिड ऑपरेशंस देख लेते हैं, वैलिड ऑपरेशंस कि कौन कौन सी बातें, कौन कौन से ऑपरेशंस हम कर सकते हैं, कर सकते हैं। हाँ सर, इज दिस सफिशिएंट फॉर एनडीए? यस बिल्कुल। हाँ सर, के को फ्रैक्शन डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हो। -√2, मैंने बोला के कैन बी एनी रियल नंबर, के इज एनी रियल नंबर। ऑब्वियसली जीरो डाल के कोई हासिल नहीं होगा, इसलिए हम जीरो नहीं डालेंगे, बाकी जो मर्जी डाल लो। हाँ, तो वैलिड ऑपरेशन देखते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशन हमारे को काम के हैं। R1 गोज टू R1 प्लस माइनस के R2, ये तो हमारा काम का है, ये वैलिड है, ठीक है। टिक मतलब वैलिड है, क्रॉस का मतलब है वैलिड नहीं है, ठीक है। तो अब सेकंड को ट्रू या फॉल्स बता देना बस तुम। R1 गोज टू R2 प्लस के R3, क्या ये वैलिड ऑपरेशन है? क्या ये वैलिड ऑपरेशन है? जल्दी बताएंगे। थम्स अप का मतलब यस सर वैलिड है, और थम्स डाउन का मतलब नहीं सर वैलिड नहीं है। जल्दी बताइएगा। R1 गोज टू R2 प्लस के R3, क्या ये वैलिड है? जल्दी बताइएगा। हम्म, देखते हैं क्या कह रहे हैं आप लोग, देखते हैं। थम्स अप और थम्स डाउन करना है, चैट में ही करना है भाई। कोई पूछ रहा है पोल कहां आ रहा है? चैट में, चैट में, चैट में कर दो, अपने आप ले लेगा भाई वो। हाँ तो भाई देखा जाए क्या कह रहे हैं हमारे सभी प्यारे प्यारे बच्चे। 76% लोग कह रहे हैं कि सर वैलिड नहीं है। 23% फंस गए बेचारे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि सर सही लग रहा है। सर दिक्कत क्या है सर? के तो कुछ भी हो सकता है बेटा, दिक्कत यहां है। R1 को तुमने बिल्कुल ही तबाह कर दिया, नष्ट कर दिया। R1 को चेंज करके R2 प्लस के R3 कर दिया, अपने ही अंदर जोड़ना था भाई। R1 को R1 प्लस माइनस जो मर्जी करो, इतना पार्ट तो सेम रहना चाहिए, इतना पार्ट सेम रहना चाहिए। अगर R1 को चेंज कर रहे हो, R1 में ही कुछ जोड़ोगे। ये थोड़ा ही है कि बेटा लेकर धरती के अंदर प्लूटो और मार्स के लोग जोड़ दिए ये क्या करा है तुमने, है ना। R1 को R2 प्लस के R3 कर दिया, ये गलत है यहाँ पे, ये गलत हो गया। यहाँ R2 नहीं R1 आना चाहिए था, या वहां भी R2 होना चाहिए था, ठीक है समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ तो ये इसलिए इनवैलिड है। देखो ये सब डाउट्स आते हैं, 23% बच्चों को आए हैं, 24%, इसीलिए मैं पूछ रहा हूं ताकि एग्जाम में गलती ना करो ये सब। हाँ अगला देखते हैं, अगला करते हैं भाई। R1 को R1 प्लस के R1, R1 को R1 प्लस के R1, फिर से आप बताएंगे। थम्स अप का मतलब सही है सर, थम्स डाउन का मतलब गलत है सर। हाँ जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा, देखते हैं। काफी सारे अंगूठे आ रहे हैं ऊपर, कुछ आ रहे हैं नीचे। एक भाई ने लिखा है दोनों ही लिख दिए, एक ये वाला बना दिया, एक ऐसे बना दिया है। बेटा भगवान ने दो हाथ दिए तो नाजायज फायदा ना उठा उसका। हाँ गलत इस्तेमाल ना कर, सही कामों में इस्तेमाल करो। हाँ चलिए तो देखा जाए क्या होगा, क्या कह रहे हैं सब लोग। काफी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं यहाँ भी, काफी मिक्स्ड आंसर आए हैं। 37% कह रहे हैं यस सर सही लग रहा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा अब मैं अगर के को हटा के, तेरे को लग रहा है सही, जिनको सही लग रहा है, पहली बात तो गलत है, फॉल्स है। जिनको सही लग रहा है के की जगह हटा के 3 लिखता हूं, ठीक है। मतलब तुम R1 को R1 प्लस 3R1 कर दोगे, हैं। मतलब R1 को तुमने R1 प्लस 3R1, R1 प्लस 3R1 होता है 4R1। आहा हा सर मजा आ गया, हमने तो ये लगा दिया R1 को 4R1 कर दिया, चुपचाप हमने कुछ नहीं किया, R1 की जगह 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अबे फिर तो वैल्यू चेंज हो ही जाएगी, फिर तो चेंज हो ही जाएगी। तो ये बेहुदा ऑपरेशन कोई नहीं लगाएगा। R1 को R1 प्लस के टाइम्स R1 ही, कोई दूसरा रो करना था ऐड, है ना। क्या थी प्रॉपर्टी, ध्यान से याद करिए कि प्रॉपर्टी ये थी कि आपको क्या करना है, एनी रो
इज एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद इक्वी मल्टीपल्स ऑफ अनदर रो। देखो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होता है। अनदर रो, अनदर लिखा है ना, अनदर का मतलब समझते हो ना। हाँ, हिंदी वाला अनादर नहीं बेटा, जो तुम करते हो कई बार चैट में टीचर का, कई लोग तुम में से। इंग्लिश वाला अनादर। हाँ, इंग्लिश वाला अनादर क्या होता है? दूसरा। हाँ दूसरा, तो दूसरे रो को ऐड करना था। R1 के अंदर R1 प्लस 3R1 नहीं करना था, R1 के अंदर R1 प्लस 3R2 कर सकते हो, R1 के अंदर R1 प्लस 4R3 कर सकते हो। हाँ सर, गलतियों से तो सीखते हैं। हाँ सीखो बेटा, तभी तो हम गलतियां करवा रहे हैं तुमसे क्लास में। ताकि ये गलती एग्जाम में ना करो, कहीं एग्जाम में ना सीख रहे हो तुम। एग्जाम में जितना सीखना हो सीख के चले जाओ। कहीं पता चला वहां जाके डायलॉग मारो, सर एग्जाम तो देके आ गया मैं, सर अच्छा तो नहीं हुआ पर सीखा बहुत कुछ मैंने। हाँ हाँ, सीख यहां पर लो बेटा, क्लास में सीख ले, एग्जाम में फोड़ लेना, नहीं तो फूट जाएगा एग्जाम में सीखने की कोशिश करेगा तो। चलो बेटा अगले पर आएंगे, अगला वाला। 37% लोग बेचारे क्राइंग इन द कॉर्नर हो गए हैं, गलत हो गया है उनका। अब फोर्थ वाला देखते हैं। R1 गोज टू R1 प्लस KR2 प्लस K1 और K2 कर देते हैं। चलो K1 K2 R3, क्या ये सही है? ठीक है भाई, अगर सही लग रहा है तो अंगूठा ऊपर, ये टिक हटा दो भैया यहां से, कहीं तुम इससे गलत ले लो। हाँ, और अगर आपको गलत लग रहा है तो अंगूठा नीचे कर दीजिएगा। जल्दी बताइए, जल्दी बताइएगा, क्या ये वैलिड ऑपरेशन होता है? R1 को R1 प्लस KR2 प्लस K1 R2 प्लस K2 R3, K1 K2 की लैम्डा म्यू ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 3 ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार बहुत सारे अंगूठे एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं, नॉर्थ पोल की तरफ। देखते हैं, देखते हैं। कुछ लोगों को लग रहा है सर ये तो गलत ही है, 3 3 कहां से आ गए सर? आपने तो 2 बताए हैं बेटा मेरे, ये ट्रू है, ये सही है, ये वैलिड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि एक तरह से 2 ऑपरेशन मिक्स्ड हैं। आप ऐसे सोच लीजिए, पहले आपने करा R1 को R1 प्लस KR2, इतना तो वैलिड है। फिर आपने दोबारा कर दिया ना, फिर आपने जो नया R1 आया उसको R1 प्लस K2 R3 कर दिया, तो एक तरह से ये 2 ऑपरेशन मिक्स करे हुए हैं, इसलिए वैलिड ऑपरेशन है। हमने R1 को 2 बार चेंज करा है। वो तो कर ही सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं भाई, इसीलिए 86% लोग सही रहे। अच्छी बात है बेटा, अच्छी बात है, फंसे नहीं इस बार, तुम फंसे नहीं इस बार। गुड, चलिए एक और देखते हैं। अब ये तो मेरे ख्याल से तुम बता ही दोगे सर। R1 गोज टू, या कॉलम 1 ले लेते हैं अब यार, कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस 5 कॉलम या 5 रो 2। जल्दी बताइएगा, अब ये तो आसान हो गया है भाई, ये तो आसान हो गया है तुम्हारे लिए। क्या ये वैलिड ऑपरेशन है? सर फंसा नहीं पाओगे हमें, अच्छी बात है बेटा, ना फंसो तो बहुत अच्छी बात है, फंस भी जाओ तो भी अच्छी बात है, कम से कम सीख जाओगे। ये तो भाई सभी के अंगूठे नीचे की तरफ पॉइंट कर रहे हैं, 1 2 हैं इसमें भी, इसमें लगे पड़े हैं वो भी। जल्दी भाई सब लोग पोल पे आंसर दें। C1 गोज टू C1 प्लस 5R2 ऑब्वियसली रॉन्ग है, क्योंकि हम रो कॉलम ऑपरेशन मिक्स नहीं कर सकते हैं यार। यहां कॉलम लिया है तो वहां भी कॉलम लेना चाहिए था, इसलिए ये रॉन्ग हो गया है, रॉन्ग है ये, यानी थम्स डाउन वाले सही है। 93% लोग हैं, क्या बात है, वेरी गुड। और लास्ट में अब अगर ऐसे लिख दूं C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या ये वैलिड ऑपरेशन है? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से। ओहो, सिंगल करेक्ट हो गया यार ये। इधर देखिए, अगर मैं आपसे बोल रहा हूं, ये देखिए C1 गोज टू C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या ये वैलिड ऑपरेशन है? क्या ये वैलिड ऑपरेशन है? या रो भी हो सकता था? लेट्स सी, क्या बोलते हैं आप लोग? सब लोग पार्टिसिपेट करें भाई पोल में। हाँ, ये नहीं कि बस बैठ के सुन रहे हैं, आराम से देख रहे हैं क्या चल रहा है, ऑब्जर्वर की तरह। जो फिजिक्स में होता है ना ऑब्जर्वर, ऊपर से बैठ के जो देखता है, वो कर रहे हैं आप, वो ना करिए, क्लास के अंदर ऑब्जर्वर ना रहें।
नहीं तो जेई के पेपर में भी ऑब्जर्वर बन जाएंगे। सब लोग पार्टिसिपेट करें। अलग अलग रंग के अंगूठे आए हैं, लगता है नए नए आए हैं। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वैलिड ऑपरेशन है क्योंकि अगेन दो ऑपरेशंस का मिक्सचर है। पहले आपने बेटा कॉलम 1 और कॉलम 2 को जोड़ा है, फिर जो आया उसमें कॉलम 3 भी जोड़ दिया, तो दो ऑपरेशन का मिक्सचर है। जैसे ये वैलिड था तो यार ये भी तो वैलिड होगा। K1 और K2 की जगह 1 1 ही तो डाला है, कोई गलत थोड़ी किया मैंने। अगर ये वैलिड था तो ये भी वैलिड ही है ना। चलो भाई, तो अब वैलिड ऑपरेशन तो समझ आ गए सर हमें, कौन से लगाने हैं कौन से नहीं। अब लगा के तो दिखा दो जरा।